हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। हाल ही में निकोसोर डैन को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया का। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता सामोता। हाल ही में बिहार के गया का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? तो गया जी। अमेरिका में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। किस राज्य की सांगरी को GI टैग यानी भौगोलिक संकेत मिला है? तो राजस्थान के। इसमें एक प्रश्न मिस टाइप हो गया है। किस देश में बजरंगबली यानी हनुमान जी की 16 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो गुयाना में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 22 मई को। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 23 मई को यह दिवस मनाया गया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, मई 2025 में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी छोजिन एंगमो। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की छोजिन एंगमो ने इतिहास रच दिया है, जहां वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं नेत्रहीन महिला बन गई हैं। उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर यह उपलब्धि हासिल की है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, छोजिन एंगमो दृष्टिबाधित पर्वतारोहियों के एक विशिष्ट समूह में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिक वेहेनमायर 2001 में, ऑस्ट्रियाई एंडी होल्जर 2017 में, और चीन के झांग होंग 2021 में, और अमेरिका के लोनी बेडवेल 2023 में एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि फ्रेंड्स, छोजिन एंगमो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला अधिकारी बनी गीता सामोता। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था माउंट मकालू, जो नेपाल में स्थित है, पर चढ़ने वाला पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP है। 19 अप्रैल 2025 को फ्रेंड्स ITBP ने माउंट मकालू पर चढ़ाई की, और ऐसा करने वाला वो पहला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बन गया। ओके, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी इनका नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, छोजिन एंगमो, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली और दुनिया की 5वीं दृष्टिहीन महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत फ्रेंड्स यूपी की योगी सरकार ने एक खास पहल की शुरुआत की है। दरअसल फ्रेंड्स, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली पहली विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू की गई है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश विस्टाडोम ट्रेन के जरिए यात्रियों को जंगल सफारी या अनुभव देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को राज्य की नेचुरल ब्यूटी का प्रदर्शन करते हुए एक शानदार वाइल्ड लाइफ का अनुभव कराना है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, जंगली विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। अच्छा, हम भारत में पहले से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला ग्रीन वेस्ट कमर्शियल प्लांट PPP मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में स्थापित किया गया।
भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो दिल्ली। दक्षिण भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन सेवा कहाँ लॉन्च हुई? तो चेन्नई में शुरू हुई है। और देश की पहली की अगर बात करेंगे तो ये मुंबई में चल रही है। भारत का पहला अंतर राज्यीय चिता कॉरिडोर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बनाया जा रहा है। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई? तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट शहर बनेगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। भारत का पहला पूर्वोत्तर भूतापी उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अनुसूचित जातियों यानी एससी में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश की अमरावती में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ यानी FIBA ने महिला एशिया कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी मियाओ लीजी और यूको ओगा, इन दोनों लोगों को नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ने मियाओ लीजी और यूको ओगा को 2025 FIBA महिला एशिया कप के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अब मियाओ लीजी या फिर चीनी महिला बास्केटबॉल की एक दिग्गज और FIBA हॉल ऑफ फेमर हैं, जबकि यूको ओगा एक जापानी बास्केटबॉल आइकन है। और यह टूर्नामेंट फ्रेंड्स 13 से 20 जुलाई 2025 तक शेंजेन चीन में आयोजित किया जाएगा और इस बार का यह 31वां संस्करण होगा। तो अभी आप इन दोनों लोगों का नाम ध्यान में रखेंगे, मियाओ लीजी और यूको ओगा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ने FIBA महिला 2025 एशिया कप के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, FIBA तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन होता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ कहा जाता है। यह राष्ट्रीय संगठनों का एक संघ है जो दुनिया भर में बास्केटबॉल खेल को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 18 जून 1932 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष शेख सऊद अली अल थानी हैं। प्रधान सचिव इसके एंड्रियास जगक्लिस हैं। इसका मुख्यालय मीस स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी जो रूट। तो अभी इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये उपलब्धि 22 मई 2025 को ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लैंड के एकमात्र टेस्ट के दौरान हासिल हुई है। आपको बता दें फ्रेंड्स, जो रूट ने इस टेस्ट मैच से पहले 152 मैचों में 12,972 रन बनाए थे, जो 13,000 क्लब तक पहुंचने के लिए सिर्फ 28 रन की जरूरत थी। वह 13,000 टेस्ट रन आंकड़ा छूने वाले एकमात्र इंग्लिश खिलाड़ी भी बने हैं। ओके, अच्छा, हम टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले स्थान पे सचिन तेंदुलकर हैं, जो भारत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक शामिल है। वहीं दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग हैं, जिन्होंने 168 मैचों में 13,378 रन बनाए, जिसमें 41 शतक और 62 अर्धशतक शामिल है। तीसरे स्थान पर जैक कैलिस हैं, जो दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 166 मैचों में 13,289 रन बनाए, जिसमें 45 शतक और 58 अर्धशतक शामिल है। चौथे स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं, जो भारत से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 164 मैचों में 13,288 रन बनाए, जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल है। और पाँचवें स्थान पे हैं जो रूट, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 153 मैचों में 13,006 रन बनाकर अभी ये खेल रहे हैं, जिसमें 36 शतक और 65 अर्धशतक शामिल है। तो इंग्लैंड के प्रमुख बल्लेबाज जो रूट का आप लोगों को नाम याद रखना है, जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी गगनयान वर्ष। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के प्रमुख वी नारायणन ने 2025 को गगनयान वर्ष घोषित करते हुए इसे इसरो के लिए बेहद अहम साल बताया है। उन्होंने कहा कि अब तक 7,200 टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं और करीब 3,000 टेस्ट अभी बाकी हैं। आपको बता दें फ्रेंड्स, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है,
जिसके तहत 3 सदस्यों के चालक दल के साथ 400 किलोमीटर ऊंचाई तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसके 3 दिन बाद उन्हें वापस आना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स कुल बजट 9,030 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और इसे वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जानते रहिए, भारत का लक्ष्य 2035 तक एक क्रियाशील भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है तथा 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय चालक दल मिशन भेजना है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अभी वर्ष 2025 को इसरो ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो गगनयान वर्ष के रूप में। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में वर्तमान अध्यक्ष इसरो के वी नारायणन और ये 11वें क्रम के अध्यक्ष बने हैं। मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में और यह फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से अपना रॉकेट प्रक्षेपित करता है। और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी सुनील चौहान। अच्छा फ्रेंड्स, इस पुस्तक का पूरा नाम है रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। इस पुस्तक का पूरा नाम है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक लिखी है। पुस्तक के विमोचन के अवसर पर फ्रेंड्स रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और पुस्तक 21वीं सदी के युद्ध के लिए एकीकरण आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है और इस पुस्तक का उद्देश्य अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना, नए खतरों के विरुद्ध सैन्य बलों का आधुनिकीकरण करना है। अच्छा, अब हम कुछ प्रमुख पुस्तकें एवं लेखकों को डिस्कस कर लेते हैं। तो दिनेश सहारा ने दलाई लामा पर दलाई लामा की खुशी का रहस्य नामक एक पुस्तक लिखी है। दीपा मलिक की आत्मकथा ब्रिंग इट ऑन। अमिताभ कुमार ने हाल ही में माई विलव्ड लाइफ नामक उपन्यास लिखा है। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर के लेखक संजीव कुमार हैं। वाई भारत मैटर्स किताब को एस जयशंकर ने, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड को लिखा है रंजीत सिंह ने। रतन टाटा ए लाइफ किताब को थॉमस मैथ्यू ने लिखा। मित्र भारत के सबसे करीबी रणनीतिक भागीदार यानी इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को लिखा है प्रोफेसर श्रीराम चौलिया ने। रविचंद्रन रश्मि की आत्मकथा का शीर्षक आई हैव द स्टडीज ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है और द कश्मीर साल नामक उपन्यास लिखा है रोजी थॉमस ने। अगला प्रश्न है, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसे टोटेनहम हॉटस्पर। अच्छा, अब यूईएफए इसका फुल फॉर्म यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसे हिंदी में यूरोपीय फुटबॉल संघों का संघ कहा जाता है। तो स्पेन के बिलबाओ में खेले गए यूईएफए यूरोपा लीग के फाइनल में टोटेनहम हॉटस्पर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है, जिसमें फ्रेंड्स टोटेनहम का यूरोपीय ट्रॉफी के लिए 41 साल का इंतजार खत्म हो गया। यह टोटेनहम की 1984 के बाद यह पहली यूरोपीय ट्रॉफी है और यूरोपा लीग फुटबॉल में एक प्रमुख टूर्नामेंट है जो यूईएफए यानी यूनियन ऑफ यूरोपा फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और इस बार का यह फ्रेंड्स 55वां संस्करण था। अच्छा, हम लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडियन सुपर लीग के 11वें संस्करण का खिताब मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंकज अडवाणी ने। मुंबई ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2025 महिला टेनिस एसोसिएशन यानी WTA सीरीज का एकल खिताब जीता जिल टीचमैन ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता जेनिक सिनर ने, जो इटली से बिलोंग करते हैं। वही महिला एकल का खिताब जीता मैडिसन कीज ने, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। इंडियन मास्टर्स ने इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025 का खिताब जीता। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब कर्नाटक ने। पंकज अडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता।
33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने और 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता FC बार्सिलोना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी टेस्ट क्रिकेट। तो श्रीलंका के अनुभवी क्रिकेटर एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। मैथ्यूज ने बताया कि जून में बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच वह उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा, जो 17 से 21 जून तक गोल में खेला जाएगा। मैथ्यूज ने टेस्ट करियर में 118 मैच खेले, जिसमें 44.62 की औसत से 8,167 रन बनाए। इनमें 16 शतक और 45 अर्धशतक शामिल है, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर 200 रन रहा। इसके अलावा उन्होंने 33 विकेट भी हासिल किए। और आपको बता दें फ्रेंड्स, मैथ्यूज ने अपना पहला टेस्ट सन 2009 में गाल में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। अगला प्रश्न है, मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी 39। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों में 6 कीर्ति चक्र जिसमें 4 मरणोपरांत और 33 शौर्य चक्र जिसमें 7 मरणोपरांत शामिल थे। यह सम्मान फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और नागरिकों को वीरता और साहसिक कार्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र और महावीर चक्र हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाएं घर पर रेशम कीट पालन करके आय अर्जित कर सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य फ्रेंड्स 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को लाभान्वित करना और पहले चरण में 15 जिलों की 7,500 महिलाओं को 2025-26 के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस योजना का आप लोगों को नाम ध्यान में रखना है, रेशम सखी योजना, जो किस राज्य में शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित था, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो स्थापना 24 जनवरी 1950 में राजधानी लखनऊ, पहली राजधानी आगरा, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, पहले राज्यपाल होरम सजीब फिरोज शाह मोदी, पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश का फूल। लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31, कुल जिले 75 और कुल मंडलों की संख्या यहाँ पर 18 है। और ये है उत्तर प्रदेश राज्य का मैप। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।